अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 10th पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट चैप्टर दैट इज पावर शेयरिंग को समझने की कोशिश करते हैं और पावर शेयरिंग से जितने भी कंसेप्ट्स रिलेटेड हैं उन सभी कंसेप्ट्स को हम इन डेप्थ स्टडी करने की सही तरह से कोशिश करते हैं। आइए हम स्टार्ट करते हैं। पावर शेयरिंग में डिवीजन ऑफ पावर होता है और ये जो डिवीजन ऑफ पावर होता है ये होता है बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, और ये होता है कि ये बिटवीन जो डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट हो। मीन्स कि पावर को हम दो लेवल्स पर शेयर करते हैं, या तो हम पावर डिवाइड करते हैं बिटवीन द डिफरेंट लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट, दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और द थर्ड टायर ऑफ द गवर्नमेंट, जैसे हम पंचायत राज के नाम से भी जानते हैं या लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के नाम से भी जानते हैं। यहां पावर शेयर किया जाता है बिटवीन डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के तीन ऑर्गन्स होते हैं, दैट इज लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। इस तरह से डिवीजन ऑफ पावर जो है ये हो जाता है। तो ये जो डिवीजन ऑफ पावर होता है मोस्ट इंपॉर्टेंटली बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट गवर्नमेंट, इनको हम कहते हैं फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। जो डिवीजन ऑफ पावर होता है बिटवीन स्टेट एंड सेंटर गवर्नमेंट, उन सभी पॉलिटिकल सिस्टम्स को हम कहते हैं फेडरल पॉलिटिकल सिस्टम, या हम कहेंगे इन्हें फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब अगर हम एग्जांपल लेंगे कि वर्ल्ड की जो ओल्डेस्ट फेडरल कंट्री है, या हम कहेंगे बेस्ट एग्जांपल ऑफ द फेडरल पॉलिटिकल सिस्टम, तो ये हम यूएसए को कहते हैं। मींस यूएसए इज ए कंप्लीट फेडरल कंट्री। पर जो पावर्स डिवाइड किए गए हैं बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट गवर्नमेंट, वो कंप्लीट डिवीजन ऑफ पावर्स हैं। लेकिन इंडिया की जो कॉन्स्टिट्यूशन है ऑलमोस्ट बारोड कॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन इंडिया ने ये जो कंसेप्ट है फेडरल कंसेप्ट, ये जो फेडरल कंसेप्ट इंडिया का है, ये हमने यूएसए से बारो नहीं किया हुआ है। हमारा जो फेडरल मॉडल है ये कैनेडियन मॉडल है। मींस इंडिया जो फॉलो करता है फेडरल मॉडल, इट इज कैनेडियन मॉडल। इन दिस मॉडल सेंटर गवर्नमेंट इज मोर पावरफुल एज कंपेयर्ड टू स्टेट गवर्नमेंट, और इन द कैनेडियन मॉडल which India is following in this model, in India too there is concentration of more powers in the domain of central government as compared to USA, means कि जहां पर complete division of powers हैं। क्लास 10th की पावर शेयरिंग के इस फर्स्ट चैप्टर में हमें जो बुक में एग्जांपल दी हुई है वो दो कंट्रीज को हमने स्टडी करना है, दैट इज श्रीलंका एंड बेल्जियम। इनकी जो डाइवर्सिटी है उसको हमने स्टडी करना है, और किस तरह से इनकी जो डाइवर्सिटी है वो किस तरह से एकोमोडेट करते हैं, और किस तरह से डिवीजन ऑफ पावर किया जाता है, किस तरह से पावर शेयरिंग अरेंजमेंट किया जाता है, जिसके जरिए से एक कंट्री में डाइवर्सिटीज को एकोमोडेट किया जाता है और दूसरी कंट्री में अगर डाइवर्सिटीज को एकोमोडेट नहीं किया गया उसका क्या रिजल्ट निकलता है, ये हमने सब आज के इस सेशन में समझने की हम कोशिश करते हैं। ये जो श्रीलंका था, अगर हम कहेंगे ओरिजिनली श्रीलंका को हम साइलून के नाम से जानते थे। तो ये जो श्रीलंका है it attained independence in February 1948 from the common enemy that was Great Britain। मीन्स कि फरवरी 1948 में श्रीलंका आजाद होता है, और इस पर जो कॉलोनाइजेशन था, इसको जो कॉलोनाइज किया गया था ये ग्रेट ब्रिटेन के जरिए किया गया था। अब ये जो श्रीलंका है, श्रीलंका की ही हम पहली कहानी समझने की कोशिश करते हैं। श्रीलंका कंसिस्ट ऑफ टू एथनिक कम्युनिटीज। श्रीलंका में दो तरह की एथनिक कम्युनिटीज थी। एक वो थे जिन्हें हम सिन्हालीज के नाम से जानते हैं, और ये जो सिन्हालीज थे दे कॉन्स्टिट्यूट 74% ऑफ द
श्रीलंकन पॉपुलेशन। एट द सेम टाइम जो दूसरी कम्युनिटी श्रीलंका में थी, इन्हें हम तमिल्स के नाम से जानते हैं, और ये जो तमिल्स हैं दे कॉन्स्टिट्यूट 28% ऑफ द श्रीलंकन पॉपुलेशन। तो फाइनली हम यहां पर अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि ये जो सिन्हालीज कम्युनिटी है, ये जो डाइवर्सिटी है श्रीलंका की, इस डाइवर्सिटी में ये जो सिन्हालीज इथनिक ग्रुप हैं, ये यहां पर मेजॉरिटी में है। ये यहां पर मेजॉरिटी में है, और ये जो तमिल्स का ग्रुप है ये यहां पर माइनॉरिटी में है। बाय बीइंग इन मेजॉरिटी, ये जो सिन्हाला कम्युनिटी थे, दे डिप्राइव्ड these Tamils from every sort of rights, means they were not given a right to get elected, they were not given the political rights, और many sort of rights वो थे जिनसे इनको डिप्राइव किया गया था। फाइनली हम ये समझ सकते हैं कि इनको वहां पर सेकंड क्लास सिटीजन्स, या हम कहेंगे इनको वहां पर इंफीरियर सिटीजन्स की तरह वहां पर ट्रीट किया जाता था श्रीलंका में। अब ये जो तमिल प्रॉब्लम श्रीलंका में इमर्ज होती है, ये कहां से होती है? अगर हम डेटेड बैक जाते हैं तो ये जो तमिल्स हैं ये ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स ऑफ इंडिया थी। मीन्स कि ये जो तमिल्स थे जो श्रीलंका में हैं, जो श्रीलंका की 20% पॉपुलेशन कॉन्स्टिट्यूट करती हैं, ओरिजिनली इनके जो फोर फादर्स थे दे वर फ्रॉम इंडियन स्टेट ऑफ तमिलनाडु। ये कहां से थे? तमिलनाडु से थी। अब ये श्रीलंका कैसे पहुंचते हैं? सिस्टम ऐसा था कि ड्यूरिंग द कॉलोनियल एरा जो यहाँ के बड़े बड़े वेस्ट लैंड्स थे, इनको यूटिलाइज किया गया ब्रिटेन के जरिए, प्लांटेशन ओनर्स के जरिए, और वहां पर जो प्लांटेशन क्रॉप्स थे उनकी कल्टीवेशन की गई, और इस तरह से जो ब्रिटेन था, जो हम कहेंगे आज का इंडिया है, प्रेजेंट पाकिस्तान है, प्रेजेंट बांग्लादेश है, ये सभी कंट्रीज जो थी इनको कॉलोनाइज किया गया था ग्रेट ब्रिटेन के जरिए। अब श्रीलंका में जो प्लांटेशन ओनर्स थे, यूरोपियन प्लांटेशन ओनर्स, वो हायर करते थे प्लांटेशन वर्कर्स, और ये जो प्लांटेशन वर्कर्स थे फ्रॉम द इंडियन स्टेट ऑफ तमिलनाडु, ये काम करने गई थी श्रीलंका की जो प्लांटेशन फील्ड्स थे लेड बाय द यूरोपियन प्लांटर्स, उन पर ये काम करने के लिए गई थी। और यहां पर एक एक्ट बनाया गया था ग्रेट ब्रिटेन के जरिए, उसे हम कहते हैं इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट। एज पर दिस इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट, जब भी किसी प्लांटेशन वर्कर को हायर किया जाता था यूरोपियन प्लांटर्स के जरिए, उसे अपनी मर्जी से वहां से वो वापस नहीं जा सकता था। तो यही कुछ हुआ था। तो ये जो इंडियन स्टेट के तमिल्स थे ये श्रीलंका पहुंचे थे प्लांटेशन फील्ड्स पर काम करने के लिए, लेकिन बाय द कोर्स ऑफ टाइम जब इंडिया भी इंडिपेंडेंट होता है, श्रीलंका भी इंडिपेंडेंट होता है, और ये जो पॉपुलेशन थी ये श्रीलंका में ही रिहाइश पजीर रहती है, तो उसके बाद ये एक तमिल प्रॉब्लम के रूप में इमर्ज हो जाता है श्रीलंका में। तो अब ये जो सिन्हालीज कम्युनिटी थी दे वर इन मेजॉरिटी, लेकिन इन्होंने काम क्या किया? दे डिप्राइव्ड तमिल्स फ्रॉम एवरी राइट, मीन्स इनको राइट टू गेट इलेक्टेड भी नहीं दिया गया, इनको पॉलिटिकल राइट्स नहीं दिए गई, इनको एजुकेशन राइट्स अवेलेबल नहीं थे, कोई भी राइट इनके पास नहीं था, और इनको यहां पर डिक्लेयर किया जाता है दे वर डिक्लेयर्ड एज सेकंड क्लास सिटीजन। तो फाइनली ये जो तमिल्स थे दे डिमांडेड दैट दे मस्ट बी गिवन रिप्रेजेंटेशन इन द पॉलिटिकल सिस्टम, दे मस्ट बी गिवन एवरी राइट विच इज बीइंग एंजॉयड बाय द सिन्हालीज मेजॉरिटी कम्युनिटी। लेकिन सिन्हाले कम्युनिटी के जरिए इन्होंने कोई भी इनकी ग्रीवियंस, कोई भी इनकी जो शिकायत थी, कोई भी इनका जो कंसर्न था उसको एड्रेस नहीं किया गया, जिसका रिजल्ट ये निकलता है कि ये जो तमिल्स थे इनके जरिए एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाती है जिसे हम नाम देते हैं LTTE। ये जो LTTE थी इट वाज ए मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन, एंड इनका जो मेन काज था, इनका जो मेन ऑब्जेक्टिव था टू गेट ए सेपरेट होमलैंड फॉर द तमिल्स विद इन द श्रीलंका। LTTE means Liberation Tigers of Tamil. Ilam is a Tamil word which means a state. It thus means, or LTTE was formed
to work for a separate homeland for these Tamils within the Sri Lanka. अब ये जो concern था, it was the Indian concern also. तो finally India supported these Tamils and it supported their cause. And many a times it was observed that India के जरिए arms भेजे जाते थे या इंडिया जो डायरेक्टली इन्वॉल्व थी जो तमिल प्रॉब्लम श्रीलंका की थी. बाय द कोर्स ऑफ टाइम, तो इसका इस रिजल्ट और बाय द कोर्स ऑफ टाइम जब पावर शेयरिंग का अरेंजमेंट सही नहीं किया जाता है, इसका रिजल्ट ये निकलता है कि एक सिविल वार क्रिएट हो जाता है श्रीलंका में, और जिसके जरिए से श्रीलंका की जो फाइनेंशियल पोजीशन थी वो सही हद तक र्यून हो जा रही थी. फाइनली एक एकॉर्ड साइन किया जाता है, एक एग्रीमेंट साइन किया जाता है बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका, जिसे हम इंडो श्रीलंका पीस एकॉर्ड के नाम से भी जानते हैं. एज पर दिस इंडो श्रीलंकन पीस एकॉर्ड, इंडियन पीस कीपिंग फोर्सेस वेंट टू श्रीलंका टू स्टेबलाइज पीस, टू रेस्टोर द ऑर्डर, टू रेस्टोर द पीस. बट व्हेन द इंडियन पीस कीपिंग फोर्सेस रीच्ड श्रीलंका, Sri Lanka declared that India is interfering in the internal affairs of Sri Lanka. And finally, Indian peacekeeping forces withdrew from Sri Lanka without attaining any objective. इसका मतलब ये हुआ कि इंडिया की पीस कीपिंग फोर्सेस एकॉर्ड के मुताबिक श्रीलंका गई थी पीस को रेस्टोर करने के लिए, लेकिन जिसका रिजल्ट ये निकलता है कि ये जो श्रीलंका की गवर्नमेंट है ये डिक्लेयर करते हैं कि इंडिया हमारी इंटरनल अफेयर्स में मुदाखलत कर रहे हैं, और जिसका रिजल्ट ये भी निकलता है कि इंडिया की पीस कीपिंग फोर्स वापस बुलाई जाती हैं और ये वहां पर कोई भी पीस को रेस्टोर नहीं कर पाते हैं. तो अब ये जो इंडियन पीस कीपिंग फोर्सेस श्रीलंका गई थी, इसका रिजल्ट ये भी निकलता है कि ये जो तमिल्स और इंडिया के दरमियान कन्फ्लिक्ट अब स्टार्ट हो जाता है, और जिसका रिजल्ट ये निकलता है कि इंडिया का जो प्राइम मिनिस्टर था राजीव गांधी, चेन्नई में उनकी डेथ हो जाती है ड्यू टू दिस कॉज ऑफ एलटीटीई. एलटीटीई के जरिए ही राजीव गांधी को किल किया जाता है. फाइनली इंडियन प्राइम मिनिस्टर जो राजीव गांधी थे वो 1991 में उनको किल किया जाता है बाय दिस एलटीटीई प्रॉब्लम. तो फाइनली अब ये जो सिविल वार था ये श्रीलंका में थम नहीं रहा था, ये चल रहा था. इसका अब रिजल्ट लास्ट पर ये निकलता है कि जब 2009 था, इसका एक चीफ था जिसका नाम था प्रभाकरण को किल किया जाता है. उसके बाद जो पेस ऑफ दिस सिविल वार थी, जो पेस ऑफ दिस एलटीटीई ऑर्गेनाइजेशन थी, वो किसी हद तक कम हुई, और जो रिमेनिंग एलटीटीई के जो सर्वेंट्स थे, जो फॉलोवर्स थे, उन्होंने सरेंडर किया गवर्नमेंट के सामने. और ये जो तमिल प्रॉब्लम थी इसको रीजनल ऑटोनॉमी इनको डिक्लेयर की गई. इनकी जो लैंग्वेज थी तमिल लैंग्वेज, उसको रिकॉग्नाइज किया गया एज द लैंग्वेज, एज द स्टेट लैंग्वेज. और फाइनली हर एक वो राइट इनको अवेलेबल रखा गया जिन राइट से इनको पहले डिप्राइव किया गया. इस तरह से इनका जो कन्फ्लिक्ट था, इस तरह से इनकी जो प्रॉब्लम थी, इसको श्रीलंकन गवर्नमेंट के जरिए फाइनली एकोमोडेट किया जाता है. लेकिन आफ्टर द सिविल वार एकोमोडेट किया जाता है. जब सिविल वार विटनेस किया जाता है उसके बाद इस कन्फ्लिक्ट को, उसके बाद इनका जो कंसर्न था इसको एकोमोडेट किया जाता है. तब हम ये कहेंगे जब पावर को अरेंज किया जाता है, जब पावर को शेयर किया जाता है, तब ही यह मुमकिन हो पाया कि हमने इस डाइवर्सिटी को यहां पर एकोमोडेट किया. हमने आगे और कंटिन्यू करना है. आज हम इस पूरे चैप्टर का जनरल थीम पढ़ रही है. इसी तरह से दूसरा जो कंसर्न था जो इस चैप्टर में दिया हुआ है, दैट इज द डाइवर्सिटी विद इन बेल्जियम. बेल्जियम की हमें एग्जांपल दी हुई है. ये जो बेल्जियम है यहां पर भी डाइवर्सिटी थी, लेकिन इस डाइवर्सिटी को एकोमोडेट किया जाता है. यहां पर कोई सिविल वार विटनेस नहीं किया जाता है. तो अब यहां पर जो इथनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम थी, इसको हम पहले स्टडी करने की कोशिश करते हैं. हमें बेल्जियम का जो डाइवर्सिटी का जो सिस्टम है ये हमें समझ आएगा. जो 59% बेल्जियम की पॉपुलेशन थी, ये फ्लेमिश रीजन जो बेल्जियम का था वहां रहते थे. और ये जो लोग थे इनकी जो लैंग्वेज थी वो डच स्पीकर्स थे. डच स्पीकर्स थे. तो फाइनली ये एक कम्युनिटी थी, ये एक एथनिक ग्रुप था
59% इनकी पॉपुलेशन थी, रहा करते थे फ्लेमिश रीजन, जो बेल्जियम का एक रीजन था। इनकी जो लैंग्वेज थी वो डच स्पीकर्स ये थे, मींस इनकी लैंग्वेज डच थी। इसी तरह से दूसरी डाइवर्सिटी, दूसरी इथनिसिटी जो बेल्जियम की थी, उनकी जो तादाद थी 40% पॉपुलेशन कॉन्स्टिट्यूट कर रहे थे वो। और जो वेलोनिया रीजन था वहां रहते थे, ये जो वेलोनिया रीजन था ये भी बेल्जियम का ही एक रीजन था। और इनकी जो लैंग्वेज थी वो फ्रेंच थी, मींस ये फ्रेंच स्पीकर्स थे, ये फ्रेंच स्पीकर्स थे। दो कम्युनिटीज थी। और जो रिमेनिंग 1% था, ये जो 1% था ये वो बेल्जियंस थे जो जर्मन स्पीकर्स थे। ये फिलहाल के लिए हम जो पूरा बेल्जियम है उसको हम यहां पर स्टडी कर रही है, मींस जो पूरी कंट्री लेवल की जो सूरत हाल है उसको हमने यहां पर स्टडी किया। मींस ये हमारा बेल्जियम है, इसको हमने स्टडी किया। इसकी जो 59% पॉपुलेशन है वो एक रीजन में रहते थे, इसे हम फ्लेमिश रीजन के नाम से जानते हैं। ये बेल्जियम का ही एक रीजन था और इनकी जो लैंग्वेज थी वो डच स्पीकर्स थे। इसी तरह से 40% इनकी जो पॉपुलेशन थी बेल्जियम की, वो एक वेलोनिया रीजन एक वहां पर था बेल्जियम का, और इनकी जो लैंग्वेज थी वो फ्रेंच स्पीकर्स थे। तो 1% रिमेनिंग जो था ये भी बेल्जियम के ही थे, और इनकी जो लैंग्वेज थी ये जर्मन स्पीकर्स थी। तो इसके जरिए हमें यह समझ आता है कि 59% डच स्पीकर्स जो थे ये इन मेजॉरिटी में थे, 40% जो फ्रेंच स्पीकर्स थे ये इन माइनॉरिटी में थे। लेकिन ये जो पोजीशन हमने एट कंट्री लेवल और नेशनल लेवल समझी, इसका डिफरेंट रूप था अगर हम कैपिटल सिटी या ब्रुसेल्स जो था, वो जो कैपिटल थी बेल्जियम की, उसे अगर हम स्टडी करने की कोशिश करते हैं, तो ये जो ब्रुसेल्स को हम समझने की कोशिश करते हैं, यहां पर क्या था, ये जो फ्रेंच स्पीकर्स थे, जो कंट्री में माइनॉरिटी में थे, यहां पर ये मेजॉरिटी में थे, मींस इनकी पॉपुलेशन 80% थी। मींस फ्रेंच स्पीकर्स एट द कैपिटल सिटी ऑफ ब्रुसेल्स वायर 80% ऑफ द पॉपुलेशन, वाइल एज इसके बरकस जो डच स्पीकर्स थे they constitute only 20% of the population at the capital city ब्रुसेल्स में इनकी सिर्फ 20% पॉपुलेशन थी। मींस इनकी जो प्रॉब्लम्स थी वहां पर कोई एक मेजॉरिटी में था कंट्री लेवल पर अगर हम स्टडी कर रहे हैं, लेकिन अगर हम कैपिटल सिटी में स्टडी कर रहे हैं तो यहां पर फ्रेंच वाली मेजॉरिटी में थी। अब रीजन ऑफ टेंशन क्या था, रीजन ऑफ टेंशन यहां पर क्या था, वो ये था कि ये जो फ्रेंच स्पीकर्स थे they were more powerful and economically sound। अगरचे माइनॉरिटी में ही थे सेंट्रल लेवल पर, लेकिन अगरचे माइनॉरिटी में ही थे, अगर हम पूरी कंट्री को स्टडी कर रहे हैं वहां पर फ्रेंच वाली माइनॉरिटी में थे, लेकिन ये मोस्ट पावरफुल थे और इकोनॉमिकली साउंड थे। मीन इन्होंने जो इकोनॉमिक बेनिफिट्स थे वो पहले लिए हुए थे। इसके बरकस अगर हम डच वालों को यहां पर स्टडी करते हैं, जो डच स्पीकर्स थे they were deprived from economic benefits, इनको डिप्राइव किया गया था, और they took the benefits of economic development much later than the French speakers, and finally they demanded a summed power sharing arrangement। ये डिमांड करते थे कि एक समड पावर शेयरिंग अरेंजमेंट होना चाहिए, क्योंकि सेंट्रल लेवल पर अगर हम बात करते हैं, नेशनल लेवल पर अगर हम बात करते हैं, डच वाली मेजॉरिटी में थे, लेकिन अगर हम कैपिटल सिटी या ब्रुसेल्स की बात करते हैं वहां पर डच वाली माइनॉरिटी में थी। तो फाइनली यहां पर कोई सिविल वॉर नहीं होता है। इसका रिजल्ट ये निकलता है कि इनके जरिए जो पावर शेयरिंग अरेंजमेंट है उसको सही तरह से तरतीब दी जाती है, और एक थर्ड टायर गवर्नमेंट बनाया जाता है जिसे हम कम्युनिटी गवर्नमेंट के नाम से समझते हैं। ये जो कम्युनिटी गवर्नमेंट था, इसका जो कंसर्न था लैंग्वेज, कल्चर। अब जिस तरह से इंडिया में 3 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट है, सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल एंड लोकल लेवल, इसी तरह से जो बेल्जियम है वहां पर 3 लेवल्स की गवर्नमेंट बनाई जाती है, सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल और थर्ड लेवल वहां पर जो है उसे कम्युनिटी गवर्नमेंट के नाम से
इस्टेब्लिश किया गया। और इस कम्युनिटी का जो दायरा था, इस कम्युनिटी की जो जुरिस्डिक्शन थी और इस कम्युनिटी गवर्नमेंट के पास जो जुरिस्डिक्शन रखा गया था, दैट वाज the issues related to language, the issues related to culture, the issues related to religion would be addressed by this community government. So a summed power sharing arrangement was given in the Belgium. इस तरह से यह हमें समझ आया। तो यहाँ पर पावर शेयरिंग का जो कंसेप्ट था, यहाँ पर जो डाइवर्सिटी का कंसेप्ट था, इसको यहाँ पर एकोमोडेट किया जाता है और बेल्जियम में कोई भी सिविल वॉर विटनेस नहीं किया जाता है। इसकी पूरी कहानी हमने चैप्टर में समझनी है। इसके बाद कंसेप्ट ऑफ मेजॉरिटेरियनिज्म हमने समझना है। कंसेप्ट ऑफ मेजॉरिटेरियनिज्म क्या होता है कि जब ऑन द बेस ऑफ रिलीजन, ऑन द बेस ऑफ कास्ट, ऑन द बेस ऑफ लैंग्वेज, ऑन द बेस ऑफ कल्चर, एक ग्रुप बीइंग इन मेजॉरिटी दूसरे ग्रुप को डोमिनेट करे, यही कहलाता है कंसेप्ट ऑफ मेजॉरिटेरियनिज्म। इसमें हमने इज पावर शेयरिंग डिजायरेबल, क्या पावर शेयरिंग होना चाहिए, क्या पावर शेयरिंग अरेंजमेंट जरूरी है, यह भी समझना है। सीधी बात है कि जब पावर शेयरिंग अरेंजमेंट को सही तरह से फ्रेम किया जाता है तब ही मुमकिन हो सकता है कि हम सभी डाइवर्सिटीज को एकोमोडेट कर सकते हैं, तब ही मुमकिन हो सकता है कि कंट्री में जो पीस है वो रेस्टोर हो सकता है, तब ही मुमकिन हो सकता है कि सभी तरह के जो लोग हैं वो उनमें रिलीजियस टॉलरेंस आ सकती है, तब ही मुमकिन हो सकता है कि सभी हर तरह की जो डाइवर्सिटी है वो सिविल वॉर में कन्वर्ट नहीं होगी। तो उसके बाद हमने ये भी समझना है कि फॉर्म्स, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, ये हमने दो तरह से समझने हैं, वर्टिकल पावर शेयरिंग एंड हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग। वर्टिकल पावर शेयरिंग और हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग, इसमें हमने समझना है कि पावर शेयरिंग अरेंजमेंट हम दो तरीकों से कर सकते हैं। एक पावर शेयरिंग अरेंजमेंट वो होता है जहां पर पावर को डिवाइड किया जाता है बिटवीन द थ्री ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। और ये जो तीन ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट हैं, जब इनके दरमियान पावर को एस्टैब्लिश किया जाता है, पावर को डिवाइड किया जाता है, तब ही मुमकिन होता है कि दे एक्ट एज अ बैलेंस ऑफ चेक फॉर वन अनदर। मींस के लेजिस्लेचर के जरिए कोई ऑर्डर पास किया गया, एग्जीक्यूटिव विल चेक इट, एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर के जरिए पास किया गया, जुडिशरी विल चेक इट। और उसके बाद जब ये जो डिसीजन लिया गया सही तरह से पास होगा तब ही ये पब्लिक डोमेन में आ सकता है। तो बैलेंस ऑफ चेक्स मुमकिन हो पाता है जब हम पावर को डिवाइड करते हैं बिटवीन थ्री ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। इसी तरह से दूसरा पावर शेयरिंग अरेंजमेंट हमारे पास है व्हेन पावर इज शेयर्ड बिटवीन different levels of the government. For example, power is divided between the central government and the state government, as well the power is divided among the three levels of the government, that is central level, state level and local level, जिसे इंडिया में हम पंचायत राज के नाम से जानते हैं या म्युनिसिपलिटीज के नाम से जानते हैं या मोस्ट इंपॉर्टेंटली लोकल गवर्नमेंट के नाम से जानते हैं या लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के नाम से जानते हैं। इन द सेम वे ये जो बेल्जियम की प्रॉब्लम है, यहाँ पर कम्युनिटी गवर्नमेंट के जरिए इनकी जो लैंग्वेज के इश्यूज थे, कल्चर के इश्यूज थे, उनको एड्रेस किया जाता है। यही जो पूरी दास्तान है यही हमने इस पूरी चैप्टर में समझनी है। श्रीलंका, बेल्जियम की प्रॉब्लम हमने समझनी है, कंसेप्ट ऑफ मेजॉरिटेरियनिज्म क्या होता है और कौन कौन सी नेगेटिविटी मेजॉरिटेरियनिज्म के जरिए हो सकती है कंट्री में, ये हमने समझना है। और हमने पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल और नॉट, इसको समझना है। हमने डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग को समझना है। आज का जो ये हमारा वीडियो लेक्चर था, ये फर्स्ट इंट्रोडक्टरी वीडियो हमने बनाया हुआ था, जिसमें से जो बेसिक कंसेप्ट्स रिलेटेड टू द टॉपिक थे, रिलेटेड टू द लेसन थे, वो हमने कोशिश की आपको समझाने की। सही तरह से इन डेप्थ हम इसको कंटिन्यू करते हैं आगे वाले वीडियो लेक्चर्स में। सो दिस इज ऑल इन दिस टुडेज वीडियो लेक्चर। वी विल बी बैक इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। टिल देन स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज, फी अमानिल्लाह।